सभी दोस्तों को नमस्कार भाई। आप सब कैसे हो? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम की भी तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। और आज हम अपनी ये क्लास है ना रिवीजन के सेक्शन पे हैं। जैसे आपको हरियाणा के भी करवाएंगे, साथ में अपनी भारतीय जो राज्य व्यवस्था उसकी भी करवाएंगे, और साथ में हमने इसी क्लास में अपनी हिंदी की क्लास भी इंक्लूड कर दी है। अगर आपको ना अलग अलग से चाहिए तो अलग से बता देना, नहीं तो हम अपनी जो डेली वीडियो आएगी ना उसमें 3 या 4 टॉपिक डेली कवर करवाएंगे। क्योंकि आपको सभी को पता ही है अभी एचएससी ने ना नोटिस जो भेजा है, जिसमें भाई ये बताया गया है कि जैसे 5 और 6 को है ना आपका एग्ज़ाम है, और 3-4 जगह पे सेंटर बनाए हुए हैं, और 32 से या थोड़े से ही बच्चे हैं, ज़्यादा बच्चे भी नहीं हैं। और आपने अभी अपनी ना तैयारी पूरी ज़ोरों शोरों से अभी स्टार्ट कर देनी है, क्योंकि आपने सब पढ़ तो लिया ही है। और ये अभी महत्वपूर्ण बात ये है कि आप रिवीजन कितना करते हो। जैसे रिवीजन हम करवाएंगे आपकी, कि जैसे अभी ये क्वेश्चन है, इसके साथ के साथ में हम सब अपने रिवीजन के सेक्शन पे अभी सारी वीडियो अपनी रिवीजन के सेक्शन पे रहेगी। और आपने ना वीडियो अच्छी लगे तो अपना फीडबैक है ना ज़रूर बताना फ्रेंड्स, बताना। क्योंकि अभी जो ये बताया नोटिस आया ना, इसमें ये 97.5 नंबर का दोगा टेस्ट और 2.5 नंबर के एक्स्ट्रा ये होंगे। क्योंकि मैं आपसे बस, क्योंकि सबका सोचने का नज़रिया ना अलग अलग होता है। क्योंकि जो 2.5 नंबर तो इसमें ले लिए, और 5 नंबर पहले जो सीटी का हुआ था उसमें ले लिए। तो ये बताओ ये अच्छे हैं या सही हैं या गलत हैं? क्योंकि सबका नज़रिया सोचने का अलग अलग होता है। क्योंकि मैं तो यही मानता हूँ जो पढ़ने वाला बच्चा ना वो इसमें पीछे रह जाएगा भाई। ठीक है, चलो जैसा भी हो आप मेरे को कमेंट्स करके ज़रूर बताना ये अच्छा है या सही है या नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, और जय माँ सरस्वती का नाम लेकर के आज की अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं, क्योंकि फिर ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। और इसमें आपने क्या दिया हुआ है कि हरियाणा में कुल कितने प्रशासनिक मंडल हैं? कितने भाई? 6 हैं। जल्दी रिवाइज करेंगे। ठीक है, अपने हरियाणा के अंदर 6 मंडल है भाई। कौन सा? गुरुग्राम, हिसार, अम्बाड़ा, रोहतक, करनाल और फरीदाबाद। और सबसे ज़्यादा 5 जिले हैं ना भाई रोहतक मंडल के अंतर्गत। तो इस चीज़ को आप याद कर लेना। ठीक है, अपना अगला क्वेश्चन क्या है? हरियाणा के किस जिले की सीमा भारत के अन्य किसी राज्य को स्पर्श नहीं करती है? कौन सा जिला भाई? एक तो है रोहतक, ये ठीक है, और दूसरा है अपना चरखी दादरी। ठीक है, ये है। और यानी अपने हरियाणा को कोई सा जिला है ना वो बाहर टच ही कर रहा है, अपने 2 ही जिले जो टच नहीं करते हैं भाई। ठीक है, इस चीज़ को याद करना। डिटेल में क्या दिया हुआ है? हरियाणा के रेवाड़ी जिले की सीमा ना राजस्थान से लगती है, भिवानी की भी राजस्थान से लगती है भाई, यमुनानगर की हिमाचल प्रदेश से, और उत्तराखंड से भी स्पर्श करती है भाई। और जैसे ये बता ही दिया, रोहतक और चरखी दादरी की सीमा ना किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के साथ स्पर्श नहीं करती भाई। मेन मोटी सी बात ये थी। और इसमें ये जो झज्जर है ना गुरुग्राम, ये करते तो ये भी नहीं, लेकिन ये राजधानी दिल्ली से टच करते हैं। अपना अगला क्वेश्चन क्या है भाई? क्योंकि अपनी तैयारी है ना अभी जोरों शोरों से कर दो भाई। ठीक है, रिवीजन जो अभी काम आएगी ना, आपको रिवीजन ही काम याद आएगी। अब पढ़ने के दिन तो गए बेटा। अपना अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अंतिम में बना था? कौन सा बना था भाई? वैसे तो चरखी दादरी बना था, और ले चरखी दादरी इसमें है नहीं, तो ये हम इसमें पलवल लगाएंगे। और पलवल क्यों लगाएंगे? क्योंकि 2008 में पलवल बना था भाई 15 अगस्त को, और ये नू बना था 4 अप्रैल 2005 को, और चरखी दादरी 1 दिसंबर 2016 को। और आपने अपनी है ना ये आज की 6ठी क्लास है भाई। ठीक है, 6ठी है या 7वीं है शायद, और इससे पहले 6 क्लास जा चुकी है। अगर आपने वो भी नहीं देखी तो वो भी देखना आपके, क्योंकि रिवीजन के लिए ना वो भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी भाई। ठीक है, और ये सबसे आखिरी जिला चरखी दादरी बनाई था भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाओ। कौन सा राज्य हरियाणा के पूर्व में है? कौन सा भाई है? ये अपना उत्तर प्रदेश है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। ठीक है, 1 नवंबर 1966 को पंजाब के पुनर्गठन के बाद हरियाणा पूर्ण राज्य बन गया था। सभी इस चीज़ को पता है भाई। ठीक है, और इस चीज़ का भी पता नहीं होना भाई तो एग्जाम देने भले ही मत जाना, क्योंकि 1 नवंबर 1966 का हरियाणा का ही गठन का ही पता नहीं है तो आगे करेगा भी क्या हो। और हरियाणा के पूर्व में उत्तर प्रदेश, और पश्चिम में क्या है? पंजाब। ये चीज़ याद रखना। और उत्तर में है हिमाचल प्रदेश, जो हिमाचल है, और दक्षिण में है राजस्थान भाई, जो ये अपने इधर महेंद्रगढ़ वाला इलाका है, रेवाड़ी वाला, ये दक्षिण में राजस्थान है। और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली हरियाणा से वही जुड़ी हुई है। अगला क्वेश्चन आ जाए वही अपना। अगला क्वेश्चन क्या है?
राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान मुख्यालय का स्थानांतरण करनाल में किस वर्ष किया गया, यानी स्थापित कब किया गया था भाई करनाल में? करनाल में तो स्थापित किया था सर जी 1955 में। और क्या इसमें और ये है भाई, जो ये संस्थान है ना, इसकी स्थापना 1923 में हुई थी। और कहाँ पे हुई थी? बेंगलोर में हुई थी। और उस टाइम नाम क्या था? डेयरिंग के यानी कि इंपेरियल इंस्टीट्यूट के रूप में ये स्थापित हुआ था। और इसके बाद में इसका नाम राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान नाम रख दिया गया था भाई करनाल में स्थानांतरण होने के बाद में। आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन क्या है? 22वां जिला पूछ रहा भाई, इसमें कौन सा बढ़िया था? सही आंसर क्या है? चरखी दादरी, 1 दिसंबर 2016 को। ये सब चीज़ें है ना रिवीजन के तौर पे है भाई, ठीक है। और ये वीडियो ना सभी फ्रेंड्स के पास शेयर कर दो, जो अपने सीटी मेंस की तैयारी है ना उनकी भी अच्छे से हेल्प हो जाए भाई। क्योंकि ये दादरी विकास रैली में मनोहरलाल खट्टर ने इसके उपमंडल चरखी दादरी को जिला घोषित किया था भाई। और ये अपना 22वां जिला बना था हरियाणा का भाई। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? हरियाणा दिवस कब मनाया जाता है भाई? देख लो कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया, हरियाणा दिवस कब मनाया जाता है? ये 1 नवंबर 1966 को मनाया जाता है भाई। और 1 नवंबर 1966 को अपने हरियाणा की स्थापना हुई थी, तब से हरियाणा दिवस 1 नवंबर को हर साल मनाया जाने लगा भाई, ठीक है। और आपकी बार आप बता सकते हो कौन सा दिवस होगा, क्योंकि आने वाले एग्जाम में ऐसा भी पूछ सकते हैं, ठीक है। कमेंट्स करके बताना, नहीं तो अपने गूगल पे सर्च करके देखना। अगर आप ये सर्च करके देखोगे ना तो आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। तो 1 नवंबर के दिन ही सन 1966 में भारत के कौन से राज्य में 17वें राज्य में स्वतंत्र राज्य के रूप में पहचान मिली थी। ये वही राज्य है जिसे कभी महाभारत और पानीपत जैसे युद्ध हुए थे। और यहाँ पे ये देख लो भाई, महाभारत और पानीपत के युद्ध भी हुए थे, ठीक है। महाभारत का युद्ध कब हुआ था? 900 से 950। और पानीपत के 3 युद्ध हुए थे 1526 से 1761 तक, ठीक है। इन सब चीज़ों को याद रखना भाई। अपना अगला क्वेश्चन क्या है? अपना अगला क्वेश्चन है भाई, गुरुग्राम में नए औद्योगिक नगर क्षेत्र के अंतर्गत कितना क्षेत्रफल शामिल होगा? कितना होगा? ये होगा 5000 एकड़। क्या है? गुरुग्राम में ना नए उद्योग नगर क्षेत्र के अंतर्गत 5000 एकड़ क्षेत्रफल शामिल होगा। और शुरुआत में गुरुग्राम जिले में केवल कितना था? 4 रजिस्टर्ड फैक्ट्री थी भैया, मगर वर्तमान में 5000 से अधिक बड़े और मध्यम उद्योगों के साथ गुरुग्राम जो है प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र बन गया भाई। क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसा भी गुरुग्राम से ही आता है हरियाणा गवर्नमेंट को। अपना अगला क्वेश्चन क्या है? महाभारत काल में हरियाणा निम्नलिखित में से कौन से नाम से जाना जाता था? कौन से नाम से जाने जाता था भाई? ये जाना जाता था बहुधान्यक। और महाभारत काल में हरियाणा बहुधान्यक के नाम से जाना जाता था भाई। और कुरुक्षेत्र दक्षिण दिल्ली के निकट पर का क्षेत्र है ना, जो इंद्रप्रस्थ यानी खांड प्रस्थ को भी कहलाता था ये। और दक्षिण पूर्व क्षेत्र रोहतक हिसार बहुधान्य प्रदेश कहलाते थे भाई, ठीक है। अपना आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन क्या है? हरियाणा में कुल वन क्षेत्रफल FSI 2013 के अनुसार उसके भौगोलिक क्षेत्र का कितने प्रतिशत है? कितना भाई? 3.59%। ऐसे ही क्वेश्चन आपको और बच्चों से अलग ले जाएंगे, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। क्योंकि अपनी कोई सी भी वीडियो उठा के देख लेना, क्योंकि हमने लूसेंट जीके के पहले भी क्वेश्चन करवा रखे हैं, 100 क्वेश्चन जो 10 क्लासों में करवाए थे, उसमें से भी आप कोई वीडियो उठा के देख लेना, 2 से 3 क्वेश्चन आपको पक्का मिलेंगे अपने एग्जाम में, गारंटी है भाई हमारी। और इसमें डिटेल में क्या है? हरियाणा राज्य में ट्री कवर 1282 वर्ग किलोमीटर है, जो भौगोलिक क्षेत्र का कितना? 2.9%। और इंडिया स्टेट बैंक ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट्स FSI 2013 के अनुसार राज्य में वन कितना है? 1586 वर्ग किलोमीटर। और जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का कितना है? 3.59। ये सब चीज़ें याद करना फ्रेंड्स। और अपना अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव क्षेत्र सिरसा जिले के अंतर्गत आता है? कौन सा आता है भाई? डबवाड़ी है, ये भी आता है जी। रानिया ये भी है सर, और कालावाली ये भी, ये सिरसा में ये सब, यानी सही जवाब हो गया अपना ये सभी। डबवाड़ी, रानिया, कालावाड़ी, एलनाबाद, फतेहाबाद, रतिया, नरवाना, सिरसा, ये सभी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं सिरसा के। और डबवाड़ी, रानिया, कालावाड़ी चुनाव क्षेत्र सिरसा जिले के अंतर्गत आते हैं। इन सब चीज़ों को अच्छे से याद रखना भाई, जो एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गए हैं अब। और अगला क्वेश्चन अपना, विश्व आर्थिक क्षेत्र की स्थापना कहाँ की गई थी? कहाँ पर की गई थी? ये मानेसर में की गई थी भाई। और इसकी डिटेल क्या है?
निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा स्थापित किए जाने वाले आर्थिक क्षेत्रों को स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन कहा जाता है भाई, ठीक है। और हरियाणा में विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना मानेसर में की गई थी। और भारत सरकार ने ना विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना कहाँ पे की थी? 2005 में मानेसर में। सब चीज़ों को याद करना फ्रेंड्स। और अपना अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता ये जो प्रतिशत कितना था भाई? ये था 75.6%। और क्वेश्चन की डिटेल क्या है? वर्ष 2011 में हुई जनगणना के अनुसार साक्षरता दर हरियाणा में गुरुग्राम जिले में सबसे अधिक रही और यहीं साक्षरता दर 75.6% दर्ज की गई है। 2001 में हरियाणा कितनी थी? ये 67.9% दर्ज की गई थी। ठीक है भाई, आ जाओ अब आगे। अपना अगला क्वेश्चन है हरियाणा के किस जिले के निकट मोरनी पहाड़ियाँ स्थित है? ये तो सबको पता ही होगा। कहाँ पर है ये पंचकुला में, ठीक है। और पंचकुला में क्या है? मोरनी पहाड़ियाँ। और जो भारतीय राज्य हरियाणा के पंचकुला जिले में स्थित है क्या? मोरनी पहाड़ियाँ। और मोरनी पहाड़ियाँ पंचकुला शहर से 35 किलोमीटर दूर है और हिमालयी दृश्य वनस्पति और झीलों के लिए जाना जाता है और यह एक पर्यटक स्थल भी है। ठीक है भाई, इन सब चीज़ों को अच्छे से याद करना है। और अगला नाम क्या है? भारत में भीष्म का वास्तविक नाम क्या था भाई? भीष्म का जो रोल किया उसका वास्तविक नाम क्या है? उसका नाम है देवव्रत। महाभारत में भीष्म का वास्तविक नाम क्या है? देवव्रत। ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी देख लो भाई, पूछे जाते हैं। और अपना अगला क्वेश्चन आ गया भाई, ऐतिहासिक 24वीं चबूतरा कहाँ पर है भाई? ये है अपने रोहतक के अंदर। रोहतक में कहाँ? महम में। और 24वीं चबूतरा है ना महम रोहतक में। और यहाँ पर है ना फैसला पुलिस द्वारा नहीं भाई, 24 गाँव की पंचायत के द्वारा होता है। ठीक है, अगर आपका चक्कर लगे तो महम में जरूर घूम के जाना भाई। और अगला क्वेश्चन क्या है? महेंद्रगढ़ में खनिज पदार्थ पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है भाई? ये चूना पत्थर है, चीनी मिट्टी है या तांबा है? ये उपरोक्त सभी है। ये चीनी मिट्टी तो बहादुरगढ़ और गुड़गांव में मिलती है और ये महेंद्रगढ़ में चूना पत्थर। ठीक है, आगे आ जाओ। अब ये क्या डिटेल में है? हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में चूना पत्थर खनिज पदार्थ पाया जाता है भाई। और महेंद्रगढ़ नारनौल बिबेराइट ग्रेफाइट अभ्रंग पाई जाती है। इसके अलावा यहाँ चूना पत्थर ये हिसार पंचकूला और अम्बाड़ा में से भी प्राप्त होता है भाई। ठीक है, ये और जगह से भी ज़्यादा होता है, लेकिन इसमें महेंद्रगढ़ का पूछा था तो चूना पत्थर महेंद्रगढ़ से भी होता है, वैसे रोहतक से भी, हिसार से, पंचकूला और अम्बाड़ा से भी प्राप्त होता है, लेकिन कम मात्रा में प्राप्त होता है, ज़्यादा महेंद्रगढ़ में मिलता है भाई। आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन क्या है? राजा हर्षवर्धन ने कुरुक्षेत्र के पास थानेसर में अपनी राजधानी स्थापित की थी। कौन सी शताब्दी में? ये पूछ रहे हैं कौन सी शताब्दी में की थी भाई ये राजधानी? ये की थी 7वीं शताब्दी में भाई। ठीक है, राजा हर्षवर्धन ने कुरुक्षेत्र के पास थानेसर में अपनी राजधानी 7वीं शताब्दी में स्थापित की थी। ठीक है भाई, आ जाओ, अब आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या अपना? 30 जनवरी 1970 को किस घटना को लेकर विरोध प्रदर्शन हुए थे भाई? कौन सी घटना हुई थी? ये हुई थी भाई चंडीगढ़ को पंजाब को सौंपने की घोषणा को लेकर। क्योंकि उस जिस टाइम अपना अलग अलग हुए थे तो उस टाइम JCS आयोग और उसमें बहुत सारी ये चीज़ें लिखी हुई हैं, कभी आपको डिटेल से करवाएंगे, लेकिन अभी थोड़ा जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि दोनों राज्यों की एक ही संयुक्त राजधानी है। और 30 जनवरी 1970 को चंडीगढ़ को पंजाब को सौंपने की घोषणा को लेकर विरोध प्रदर्शन हुए थे भाई, बहुत काफ़ी हुए थे, दंगे प्रसाद भी बहुत ज़्यादा हुए थे। और अपना अगला क्वेश्चन क्या है भाई? गुरुग्राम में सबसे प्राचीन उद्योगों में किसका निर्माण हुआ है? गुरुग्राम में किसका हुआ है? स्कूटर का है या कार का, साइकिल का या रेल इंजन का? इनमें से तो ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा है, सबसे ज़्यादा ये कार ही लग रही है। ठीक है, साइकिल का तो वैसे ये अपने सोनीपत से, रेल इंजन का भी अपने सोनीपत के जो बड़ी फैक्ट्री है अभी वहाँ स्थापित होगी। ठीक है, व्याख्या क्या है भाई इसकी? गुरुग्राम में सबसे प्राचीन उद्योगों में कार निर्माण है भाई। ठीक है, कार उद्योग है सबसे पुराना। आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन क्या है? बहादुरगढ़ नगर किस जिले के अंतर्गत आता है भाई? किस जिले के अंतर्गत आता है भाई? इनका तो कोई लेना देना है नहीं, बहादुरगढ़ झज्जर के जिले में आता है भाई। ठीक है, आ जाओ, अगला क्वेश्चन क्या अपना? प्रदेश का थानेसर नामक नगर ये किस राजा की राजधानी था? किसकी था भाई? अभी हम जो पीछे पढ़ के आए हैं, किसकी था ये? हर्षवर्धन की। और 7वीं शताब्दी में इन्होंने अपनी राजधानी इसको बनाया था। और इसकी डिटेल देख लेते हैं क्योंकि इसमें से एग्जामिनर हर बार एक क्वेश्चन जरूर पूछ लेता है।
हरियाणा प्रदेश के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित थानेसर नगर है ना पुष्यभूति राजवंश के प्रसिद्ध राजा हर्षवर्धन की राजधानी थी, लेकिन इसने बाद में कन्नौज भी किया था। और हर्षवर्धन ने उत्तरी भारत में अपना एक सुदृढ़ साम्राज्य स्थापित किया था। इनका नाम भी थानेसर नगर में ही, यानी इनका जन्म भी कहाँ पर हुआ था, थानेसर नगर में ही हुआ था। और हर्षवर्धन ने रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद नामक नाटिकाओं की रचना भी की थी। और कादम्बरी के रचयिता कौन थे? कवि बाणभट्ट, हर्षवर्धन के दरबारी कवि और मित्र थे भाई ये। और चीनी यात्री हेनसांग भी राजा हर्षवर्धन के समय में ही भारत में आया था। और हर्षवर्धन की जीवनी का नाम क्या है? हरिश्चरित जी। ये किसने लिखी थी? बाणभट्ट ने। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है भाई। ठीक है, आगे आ जाओ। और वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के किस जिले में महिलाओं की जनसंख्या सर्वाधिक है? किसमें है भाई महिलाओं की जनसंख्या? ये क्वेश्चन तो वैसे ही कान खड़े कर देता है, क्योंकि वैसे ही बहुत कम हो रहे हैं, शादी तो हो ही नहीं रही है लोगों की। ये अपना फरीदाबाद जिला है भाई। ठीक है, और इसमें डिटेल क्या है? वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के फरीदाबाद जिले में महिलाओं की संख्या सर्वाधिक है भाई जनसंख्या। और जिसमें 2011 की जनगणना के समय ये 84, 36, 29 महिलाएं थी। और न्यूनतम महिला संख्या वाला जिला कौन सा है? ये पंचकुला, और जिसमें कितनी थी? 26, 11, 14 महिलाएं है भाई। ठीक है, आ जाओ भाई आगे। क्षेत्रफल के अनुसार हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है भाई? कौन सा है क्षेत्रफल के हिसाब से? कितना ये सिरसा। और अगर इसका जनसंख्या घनत्व पूछे तो सबसे कम है, कितना है? 303। और क्षेत्रफल के अनुसार हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ये जिला अपना सिरसा है, जिसका क्षेत्रफल कितना है? 4273 वर्ग किलोमीटर। और सिरसा जिला कब बना था? ये 26 अगस्त 1975 को। ठीक है, लेकिन एसएससी ने क्या माना भाई इसको? 1 सितंबर 1975 को बना। तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा है? फरीदाबाद। और जिसकी स्थापना कब हुई थी? 2 अगस्त 1979 को हुई थी। और इसका क्षेत्रफल कितना है? 741 वर्ग किलोमीटर है भाई। ठीक है, इन सब चीज़ों को अच्छे से अपने याद रखना है फ्रेंड्स। और अपना अगला क्वेश्चन क्या है? नूह किस जिले में आता है भाई? ये नूह किस में आता है? नूह तो खुद एक जिला ही है सर, ये वैसे नहीं है। इसका नाम, ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये देख लो, हरियाणा ऑप्शन रिकॉर्ड 2016 में पूछा गया था भाई। ये नूह किस जिले में आता है? यानी कि मेवात में ही आता है। ठीक है, हरियाणा के मेवात जिला एक शहर का नाम नूह है, परंतु अब मेवात का नाम बदलकर ही नूह कर दिया गया है भाई। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, कहीं आप इसको ऐसे हल्के में ले रहे हो। और शेषैया पर लेटे हुए विष्णु की मूर्ति सोनीपत जिले में कहाँ से प्राप्त हुई है भाई? ये कहाँ हुई? फिजिलपुर से हुई है भाई। और इसकी डिटेल में क्या है? डिटेल में तो कुछ नहीं, बस शेषैया पर लेटे हुए विष्णु की मूर्ति सोनीपत जिले से, ये गांव फिजिलपुर से प्राप्त हुई है। और समुद्रगुप्त का परशु प्रकार का सोने का सिक्का किस स्थान पर मिला है? कहाँ पर मिला भाई? ये मित्ताथड़ में मिला, जो भिवानी में है। और समुद्रगुप्त का 9 परशु प्रकार का सोने का सिक्का हरियाणा के मित्ताथल नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। आ जाओ भाई आगे। और यहाँ से अपनी स्टार्ट हो गई भाई भारत की राज्य व्यवस्था, संविधान का जो विकास क्रम है ना, वो आज रिवाइज करते हुए चलेंगे। ठीक है, और अपना फीडबैक जरूर बताना फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, और आपको अलग अलग चाहिए तो अलग से ही बता देना, अलग से ही बना के प्रोवाइड करवा देंगे। लेकिन मेन मकसद ये है भाई रिवाइज करना भाई अपना। ठीक है, और सबसे पहला क्वेश्चन अपना क्या है कि भारत का जो संविधान सभा के द्वारा खालिस्तान को कब अपनाया गया था भाई? सभी को पता होगा कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को। और डिटेल में क्या है? और भारतीय संविधान को संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को पास किया था और अपनाया था 26 नवंबर 1950 को ये लागू हो गया था। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को है ना भारतीय संविधान का निर्माता भी कहा जाता है। और भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है भाई अपने भारत का। ठीक है, और कल से है ना अपने पूरे इंडिया की हिस्ट्री भी और यानी विश्व की हिस्ट्री का भी आपको 30 क्वेश्चन डेली करवाएंगे अब। ठीक है, सभी क्वेश्चनों को, यानी कि आपको एक वीडियो में 150 से 200 क्वेश्चन करवा देंगे, बस आप पढ़ने वाले बनो भाई। ठीक है, अपना अगला क्वेश्चन क्या है? ये खालिस्तान को संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया था। किसे चुना गया था भाई? HC
मुखर्जी को। ये कौन है? हरेंद्र कुमार मुखर्जी भारतीय संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे और भारत के गणतंत्र यानी बनने के पश्चात पश्चिमी बंगाल के प्रथम राज्यपाल थे। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाई, इसको भी अच्छे से ध्यान से देख लेना। कौन सा है? हरेंद्र कुमार मुखर्जी को, यानी कि गणतंत्र बनने के बाद में है ना पश्चिमी बंगाल का राज्यपाल बनाया था हरेंद्र कुमार मुखर्जी को। ये सब चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए भाई, ठीक है। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? मृत्यु इतनी पूछी भी नहीं जाती है, ठीक है, और इतने प्रसिद्ध व्यक्ति भी नहीं थे। वैसे आप देख लेना 4 अगस्त 1965 में हुई थी भाई। अपना अगला क्वेश्चन क्या है? संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप खालिस्तान को अपना था। कब अपना था भाई? ये 22 जुलाई 1947 को, ठीक है। इस चीज़ को याद करना फ्रेंड्स, ठीक है। आगे आ जाओ भाई। और इसमें क्या बताया गया है? राष्ट्रीय ध्वज का जो प्रारूप है भारत की संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था भाई। अब अच्छे से देख लेना, इनमें से ना सीटी में पिछले एग्जाम में भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। और आपका ये वादा, अगर ये आपने क्लास जो डेली देखोगे ना, आपका 1 नंबर भी नहीं कटेगा, क्योंकि डिटेल में इतनी करवा रहे हैं। और यह 3 रंग की 36 पट्टियों के बीच नीले रंग के एक चक्कर द्वारा सुशोभित ध्वज है। और इसकी अभिकल्पना किसने की थी? पिंगली वेंकैया ने द्वारा की गई थी। और इसमें 3 समान चौड़ाई की 33 पट्टियाँ हैं, ठीक है भाई। आ जाओ अब आगे। और अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे भाई? ये थे अपने डॉक्टर राजेंद्र ये BR अम्बेडकर, ठीक है। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे और उन्होंने कानून मंत्री का भी पद संभाला था भाई, ठीक है। आज़ाद होने के बाद में भारत में इन्होंने सच्चिदानंद सिन्हा ने भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप निर्माण किया था। और ये अस्थायी अध्यक्ष कब बने थे? सच्चिदानंद सिन्हा 9 दिसंबर 1946 को। और इसके बाद स्थायी अध्यक्ष इसको बना था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन अपना क्या है? भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? यह तो सभी को पता ही होगा कब मनाया जाता है, 26 नवंबर 1949 को। और इसमें बहुत सारे बच्चे कलाकार पता क्या करके आएंगे? ये 26 जनवरी 1950 करके आएंगे। इस दिन तो ये लागू हुआ था, लेकिन मनाया जाता है 26 नवंबर को, ठीक है। और भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था भाई। ये तैयार इस दिन हो गया था और लागू ये इस दिन हो गया, ठीक है। और संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। 125वीं जयंती के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में 26 नवंबर 2015 को संविधान दिवस मनाया गया था। कौन सी थी भाई? 125वीं। अब इसे आगे ऐड और कर लेना, 8 करने 133-34 पड़ेगी, ठीक है। और तब से यह भारत में सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलो भाई आगे आ जाओ। और किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है भाई? ये किसका? अपने भारत का ही है भाई। सबसे बड़ा लिखित संविधान अपने भारत का ही है, ठीक है। और डिटेल में क्या है? भारत का संविधान है ना विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और भारत के मूल संविधान में कुल 395 आर्टिकल है भाई, और 8 अनुसूचियां और 22 भाग हैं भाई, ठीक है। ये सब चीजें याद रखना भाई। आ जाओ अगला क्वेश्चन क्या भाई अपना? निम्न में से भारत के संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था भाई? अपना सही आंसर है संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा संविधान का निर्माण किया गया था। क्योंकि भाई हम आपको पढ़ाने के लिए तैयार है, तो आप भी पढ़ने के लिए तैयार बनो ना, तभी तो जॉब मिलेगी। ऐसे ही थोड़ा ना जॉब मिलेगी, ठीक है। आप अपनी ये जो क्लास है ना, इसको पूरी से रिवीजन करके घोट जाओ भाई, अभी टाइम बहुत कम है। और भारत के संविधान का निर्माण संविधान निर्मात्री सभा द्वारा किया गया था। और इसके सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389 थी। और भारत के विभाजन के बाद सदस्य संख्या कितनी हो गई थी? 299 ही रह गई थी, ठीक है भाई। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अपना अगला क्वेश्चन क्या है? किस कानून को देश का आधारभूत कानून भी कहा जाता है? किसको कहा जाता है भाई? अपने भारत के संविधान को ही कहा जाएगा, ठीक है। और आगे इसमें क्या है? क्योंकि इसमें कोई भी बच्चा ना ये भारत संविधान नहीं लगाएगा, कोई ये लगाएगा, कोई भारतीय दंड संहिता लगाए, सिविल प्रक्रिया संहिता लगाएगा, लेकिन राइट आंसर अपना है भारतीय संविधान की जो कानून को देश का आधारभूत कानून भी कहा जाता है। भारतीय संविधान के कानून को आधारभूत कानून कहा जाता है। और भारत का कानून देश का सर्वोच्च कानून है और ऐसा पवित्र कानून दस्तावेज है जो सरकार की
की आधारभूत संरचना और उनकी मुख्य क्रियाओं को निर्धारित करता है भाई। ठीक है, आगे आ जाओ। अपना अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान सभा को कब लागू किया गया था? कब किया गया था भाई? सभी को पता होगा, 26 जनवरी 1950 को ये लागू किया गया था। ठीक है, इसमें डिटेल में क्या बताया है, भारतीय संविधान को संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को पास किया था और 26 जनवरी 1950 को लागू किया था भाई। ठीक है, ये तो नॉर्मल बात है। और भीमराव अम्बेडकर को ना भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है और 26 नवंबर को ना भारत के संविधान के रूप में घोषित किया गया था और 26 जनवरी को दिन भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है भाई। ठीक है, ये गणतंत्र दिवस और 15 का स्वतंत्रता दिवस। ठीक है, और पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस कब है? 14 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाता है पाकिस्तान। और अपना अगला क्वेश्चन क्या है, भारत का मूल संविधान कितने शब्दों से बना है भाई? कितने शब्दों से बना है? ये बना है भाई 80,000 शब्दों से। भारत के मूल संविधान में 395 अनुच्छेद हैं भाई और 8 अनुसूचियाँ और 22 भाग हैं और इसमें अंग्रेजी भाषा के लगभग 80,000 शब्द हैं भाई। और वर्तमान में 470 अनुच्छेद हैं भाई अभी जो फिलहाल हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, और 25 भाग हैं। ये पहले वाले थे, कभी इनको याद करके कुछ उल्टा लगाया और फिर बोलो कि सर ने पढ़ा था भाई। हमने ये अनुच्छेद है भाई 470, 12 अनुसूचियाँ और 25 भाग हैं। और अंग्रेजी के अक्षर कितने हैं भाई? 1,17,369 शब्द है भाई। पहले कितने थे? 80,000। आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन क्या अपना, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? कब किया गया था भाई? ये 26 नवंबर 1949 को। ये भी देख लो, ये क्वेश्चन कितनी बार आ चुका है भाई। ठीक है, और अपना इसमें डिटेल में क्या है, 26 नवंबर 1949 को भारतीय सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था और प्रस्तावना सहित संविधान के कुछ अनुच्छेद उसी दिन अनियमित किए गए। और प्रस्तावना में भारत को एक प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य कहा जाता है क्योंकि संविधान को स्वयं भारतीय जनता ने अपने ऊपर शासन करने के लिए अधिनियमित किया था। ठीक है भाई, आ जाओ आगे। आज अपनी भाई ये राज्य व्यवस्था की तो इतनी है। ठीक है, अगर आप कल से बोलोगे तो इस तरह से मर्ज में करवा देंगे, नहीं तो अलग अलग वीडियो करवा देंगे। आज हम अपनी हिंदी भी पढ़ेंगे भाई। ठीक है, आप सभी को पता है हिंदी के भी कितने क्वेश्चन आएंगे, 15 क्वेश्चन आएंगे भाई। और आराम से बैठ कर ध्यान से देखते रहना है। ठीक है, हिंदी का सबसे पहले अपना टॉपिक है भाई ये संज्ञा और सर्वनाम। ठीक है, चलो मार्कर दूसरा ले लेंगे। मार्कर है भाई अपना, चलो ये हो गया। और आज हम हिंदी का टॉपिक पढ़ेंगे भाई संज्ञा और सर्वनाम। आज इसी वीडियो में ये कवर करवा देंगे, कल दूसरा टॉपिक लेकर आएंगे क्योंकि आप बहुत ही कम दिनों में हम ये कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी अपने टॉपिक कवर हो जाएं। ठीक है, चलो भाई आ जाओ। जो हीन है ना, हीन विशेषण शब्द है और इसका भाववाचक संज्ञा रूप क्या है? इनका क्या होगा? इनका इंता ही तो होगा। और ये इंता भी देख लो 2 तरह से लिखा हुआ है, कौन सा ठीक है इनमें? ये वाला ठीक है। ठीक है, पहला ऑप्शन सी अपना सही है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, हम है, हम शब्द खालिस्तान है क्या भाई? हम ये संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया? ये हम क्या है? हम है तो सर्वनाम अपना सही है, सर्वनाम। और सर्वनाम वह होता है भाई जो संज्ञा की पुनरुक्ति को रोककर वाक्यों को शुद्ध बनाता है। और सर्वनाम 2 शब्दों से मिलकर बनता है। किस किस से बनता है भाई? सर्व का अर्थ है शब्द और नाम का अर्थ है भाई संज्ञा। इस चीज़ का तो आपको पता ही होगा, हम क्योंकि क्वेश्चन से ही आपको पूरा टॉपिक कवर करवा देंगे भाई, अपनी गारंटी है ये। और आगे क्या है इसमें और क्या क्या बताया गया? जो संज्ञा ना शब्द के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द है ना संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हो उनको ही सर्वनाम कहेंगे। जैसे मैं, वह, हम, उसको, हम, तुम आदि शब्द कौन से हैं? ये सर्वनाम है। और इन शब्दों में से ही जैसे कहीं बाहर नहीं जाएगा, गारंटी है यही शब्द आ जाएंगे। आप इनको ध्यान से देख लेना भाई। और जैसे कल हम दिल्ली जाएंगे। ठीक है, और सर्वनाम के 6 भेदों में से एक भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। और पुरुषवाचक के 3 प्रकार होते हैं, कौन कौन से? उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। और आप सभी दोस्तों से ना बस एक रिक्वेस्ट है, आप अपने सभी फ्रेंड्स या अपने ग्रुप में ये वीडियो शेयर कर दो भाई,
क्योंकि सभी बच्चों को पता चलेगा आगे और उनकी हेल्प भी होगी भाई रिवीजन के माध्यम से। ठीक है, इसमें उत्तम पुरुष में क्या है, मैं, मेरी, हम, हमारे, हमने, और मध्यम में तू, तुम और आप, और अन्य में यह, वह, वे और उसे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई जो ये करवाएं आपको। ठीक है, और यहाँ पर हम शब्द उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है भाई, ये जो कहा था ये हम ये पूछ लिया था। ठीक है, इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा, इस क्वेश्चन से है ना पक्का क्वेश्चन आएगा। अगला अपना क्वेश्चन क्या भाई, मीठा शब्द कौन सा है, मीठा। यह भाववाचक संज्ञा रूप है, किसका है ये, मीठा किसका होगा भाई, मिठाई से या मीठी से, मीठ से, मिठास। मीठा किससे होगा, भाववाचक, यानी कि उसका ये गुण पूछ रहे हैं, क्या है मीठे में, क्या मिठास ही तो है, ये मिठास। ठीक है, क्योंकि हिंदी में इतनी ज़्यादा मुश्किल है भी नहीं, थोड़ा समझाने में टाइम लग जाता और कुछ नहीं है भाई। ठीक है, एक बार पानी पी लेते हैं भाई, क्योंकि गला सभी का सूखता है और डर सभी को लगता है। रहना है। और मेरे को एक बात समझ नहीं आ रही कि मैं आपको डेली बोलता हूँ, ठीक है, अपना सब्सक्राइबर वहीं पे अटका हुआ है, क्या बात है भाई, ये पता नहीं कृपा कहाँ पर अटकी हुई है। ठीक है, तो आपसे बस ये रिक्वेस्ट है, अपनी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर कर दिया करो। अपने फ्रेंड्स को, लाइब्रेरी वगैरह पे आप जाते हो तो उनको भी ज़रूर बताया करो भाई, अपने दोस्तों को। चलो भाई, इसकी डिटेल में क्या बताया है, जो भाववाचक है ना संज्ञाएं निम्न प्रकार से शब्द से बनती हैं। कौन कौन से भाई, एक तो जातिवाचक से, जातिवाचक से जैसे लड़का से लड़कपन, और पशु से पशुता, और क्रिया क्या है, क्रिया से चढ़ना से होगा चढ़ाई, और सजाना से होगी सजावट। ठीक है, और ये सजावट ये वैसे आ गया एक आपको क्वेश्चन बता देता हूँ, जो जापान को जो इक्केबान है, इक्केबान ये कई बार पूछ लेते हैं, जो इक्केबान क्या है, ये जापानी फूलों की सजावट है ये। ठीक है, आज अब अगला क्या है, ये तीसरा विशेषण से मीठा से मिठास यानी कि मिठाई, और चतुर से यानी चतुराई। ठीक है, और सर्वनाम से अपने से अपनतो, और क्या क्या भाई, और अवयव से निकट से निकटता, और दूर से दूरी, और अंत यहाँ मीठा शब्द विशेषण है भाई, और मीठी चीज़ का भाव है, क्या है भाव, मिठास, इसलिए मिठास भाववाचक संज्ञा है। सब चीज़ें आपको इसी तरह से अपने कनेक्ट करके चलनी है भाई। ठीक है, आ जाओ भाई आगे, ये आ गया बुरा शब्द। ठीक है, का भाववाचक संज्ञा रूप क्या है, बुरा का क्या होगा, सोचो आप भी, ये अपना सही सुना, बुराई, बुरा का क्या होगा, बुराई होगा। और इसमें डिटेल में क्या है, बुरा शब्द भी विशेषण का काम कर रहा है, जिसका भाव है क्या है, बुराई, ये बुरापा या बुराप या बुराईपन। आप इसको अच्छे से एक बार है ना, आप जब आप बैठते हो ना अपने वहाँ पे थोड़े से अच्छे से देख लिया करो कौन सा मैच कर रहा है, आप बिल्कुल ओके करोगे आप, ऐसे कोई गारंटी है ये। ठीक है, और अपना अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित शब्दों में भाववाचक संज्ञा बनाइए। भाववाचक, अब बताओ इसमें क्या होगा, बुढ़ापा या बुढ़ापा, बुढ़ापन या बुढ़ापन, किसके होगा बताओ भाई। इसमें ज़्यादा फर्क नहीं है, ये बस छोटा ऊ और बड़े ऊ का ही फर्क है, इसमें ज़्यादा नहीं है। क्या अपना सही जवाब क्या, भाववाचक कौन सा है, बुढ़ापा। ठीक है, और इसके डिटेल में क्या बताया गया है, जो ये देखो, ये बूढ़ा है, बूढ़ा शब्द जातिवाचक संज्ञा है, और बूढ़ा शब्द का भाव क्या है, बुढ़ापा। ये मैं आपको पीछे भी बताया था भाई। ठीक है, इसको अच्छे से ना अपनी कॉपी के अंदर, नहीं तो अपने अभी रिवाइज का बस जल्दी जल्दी अपना रिवाइज कर लो भाई। ठीक है, जैसे क्या इसमें साक्षी से मिलकर मुझे अपनापन सा लगता भाई, ये साक्षी से मिलकर अपनापन लगता भाई इसको। ठीक है, चलो कोई नहीं, और यह अपनापन एक भाव है भाई उसका। ठीक, और साक्षी को उसके लिए अपनेता का भाव का व्यक्त कर रहा है भाई, और मिलने के लिए भी टाइम बता दिया है। ठीक है, चलो भाई आ जाओ आगे। अपना अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। कौन सा भाई, अब इसमें ये पूछ लिया भाववाचक संज्ञा नहीं है, बताओ ये पांडित्य है या बुद्धिमान है या माधुर्य है या महानता है। थोड़ा सा देखो, हिंदी में टाइम तो लगता भाई पढ़ने से, अच्छे से देखने से, समझने से। ठीक है, लेकिन आपको करवाएंगे करेक्ट पक्का। और अपना अगला क्वेश्चन है इसमें इसमें चलो ये है अपना बुद्धिमान, और इसमें क्या पंडित से जैसे हो गया
पांडित्य, और मुदुर से हो गया मुदुरे, और महान से हो गया महानता। ये भाववाचक संज्ञाएं हैं भाई, ठीक है। और लेकिन बुद्धिमान का क्या बताया इन्होंने, परंतु बुद्धिमान है ना विशेषण का काम कर रहा है, जैसे कि बुद्धिमान बालक, ठीक है। वेरी गुड भाई। चलो भाई आगे अपना क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित शब्दों के भाववाचक संज्ञा बनाए भाई। क्या होगा इसका भाववाचक, आ जाओ भाई। भाववाचक पूछा है इसमें, भाववाचक कौन सा, जातिवाचक। सबसे पहले तो जैसे जातिवाचक है लड़का, लड़का से क्या होगा लड़कपन, और ये भाववाचक हो गया, ये जातिवाचक हो गया। लड़का जातिवाचक संज्ञा से और लड़कपन भाववाचक संज्ञा बनती है भाई, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन हिंदी में पूछे जाएंगे भाई, ठीक है। और ज़्यादा पूछे जाएंगे 10 से 15 क्वेश्चन, ठीक है। इसलिए अपना ध्यान से देख लो अभी इन क्वेश्चनों को। और अपना अगला क्वेश्चन क्या बताया है, चतुर शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है क्या इसका, चतुर का क्या होगा, ये चतुराई होगा इसका, ठीक है। और चतुर शब्द विशेषण है, और चतुर से चतुरता या चतुराई भाववाचक संज्ञा बनती है। उदाहरण जैसे रसीला, खटास, मिठास आदि, ठीक है। आगे आ जाओ, उड़ना, ये शब्द है उड़ना भाई, कि भाववाचक संज्ञा क्या है, क्या भाई इसकी भाववाचक संज्ञा, ये होगा उड़ना का उड़ान। उड़ाप का भी कुछ नहीं है, उड़ाहर भी नहीं है, ये उड़ाई भी नहीं है। इसलिए आप ये जैसे और भी ऑप्शन होते हैं ना उनको देख के ही पहचान सकते हो भाई, ठीक है। इसका क्या होगा, ये उड़ना का हो गया उड़ान, और इसमें क्या उड़ना शब्द है ना जो भाववाचक संज्ञा उड़ान है। और उड़ना शब्द क्या है, उड़ना किसी के द्वारा क्रिया हो रही है, यानी कि क्या उड़ना क्रिया है। और उड़ान का अर्थ है कल प्रधानमंत्री दिल्ली की उड़ान भरेंगे, ठीक है। और भाववाचक संज्ञा से अभिप्राय जिन संज्ञाओं से संज्ञा के गुण, दोष, भाव, अवस्था का बोध हो वह भाववाचक संज्ञा कहलाती हैं, ठीक है। जैसे मिठास, कड़वाहट और खटास। चलो भाई अपनी अगली कली में क्या बताया है, अपने आप यह काम सीख लूंगा। इस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम कौन सा है, निजवाचक है अपने आप, यानी कि अपने, ये आप सीख तो रहा है, ये काम और ये कोई क्रिया है, ये इस तरह से कोई बनता नहीं है, यानी कि अपने आप। निजवाचक सर्वनाम से यानी कि खुद का, निजवाचक यानी खुद का, जिसका प्रयोग समय के लिए किया जाता है और जो समय से संबंधित हो उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है भाई। इसमें आपकी डेफिनेशन भी एक क्लियर हो गई है, जिनका प्रयोग समय के लिए किया जाता है जो समय से संबंधित हो, ठीक है, उनसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे समय या खुद ही या अपने आप, मैं अपने आप यह काम सीख लूँगा। इस वाक्य में ना निजवाचक सर्वनाम है। वाक्य में जहाँ पर आप शब्द का प्रयोग किया गया ना अपने समय के लिए हो, और वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होता भाई, ठीक है। बिल्कुल क्लियर खोल के बता दिया इसमें। और अपना अगला क्वेश्चन क्या है भाई, अपना अगला क्वेश्चन है भाई जोड़ कर लिखिए। ये क्वेश्चन है ना और बच्चे तो पजल हो जाएंगे, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे होते हैं, और आप एक का भी अगर पता हो ना आप उससे भी निकाल सकते हो। जैसे अभी ये देखो भाई, जोड़ कर लिखिए। ये देखो कलरक 2019 में आया हुआ है, ये भूतकाल है भाई, ए ऑप्शन में है भूतकाल। और भूतकालीन में ये देख लो, पढ़ के देख लो कौन सा, शायद मैं कल जाऊँगा, ये तो भूतकाल में है नहीं, ठीक है। मैंने पढ़ना शुरू किया था भाई, ये भूतकाल हो सकता है भाई। और मैं पढ़ूंगा, ये कल की बात चली गई। भूतकाल का यानी कि पहले का हो गया 2, और पहले का 2 किस में है, यानी कि ये सी ऑप्शन और डी ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है, ठीक है भाई। अब दूसरा देखते हैं, वर्तमान में क्या है, वर्तमान काल है, मैं पढ़ता हूँ, हाँ ये सही बात है भाई, मैं पढ़ता हूँ। बी का है 3, बी का 3 इसमें भी, बी का 3 इसमें भी है। चलो भाई आगे आ जाओ। और सी का 1, ये तो बच ही गया। यह भविष्यकाल क्या है, शायद मैं कल पढ़ूंगा, क्या पता भाई क्या कर दे, लेकिन ये बोल रहा है शायद मैं कल पढ़ूंगा। यानी कि ऐसे ही आप जोड़े बना सकते हो। जैसे इसमें तो ये ऑप्शन नहीं दे दिए सभी, तो इसलिए अपना ऑप्शन ए क्लियर होगा। जैसे भूतकाल हो गया, क्या हो गया, मैं पढ़ना शुरू किया था, ठीक है। और वर्तमान काल में मैं पढ़ता हूँ, और भविष्य काल में शायद मैं कल पढ़ूंगा। इस तरह से आप ऑप्शन सोल्व कर लीजिए। आप बहुत सारे विज्ञान में भी आते हैं, साइंस में, और अपनी हिस्ट्री में भी ये पूछते हैं ये कौन से सन से या किससे संबंधित है। इस तरह से सब क्वेश्चन आते हैं भाई। इस तरह अगर एक का भी पता होना आप उसे
अंदाज़ा लगा सकते हो, ठीक है, इस तरह से ही। और इसकी डिटेल में क्या है, यानी कि ये ऑप्शन इसका सही है, ये देख लो, ये ऑप्शन इसका सही, उपरोक्त में सही मिलान सही है। और भूतकाल में था और वर्तमान में मैं हूँ और भविष्यकाल में गा आता है, ठीक है, ये आपका क्लियर होगा भाई। और कल हम पढ़ेंगे अपने हिंदी का सर्वनाम, ठीक है। और आपको ये क्लास कैसी लगी भाई अपना कमेंट्स करके ज़रूर बताना। इसमें कल हम है ना साथ के साथ में अपने इंडिया की हिस्ट्री भी जो क्वेश्चन पूछे गए और विषयों के क्वेश्चन भी हम इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। हाँ, थोड़ी वीडियो तो लंबी हो जाएगी लेकिन आपके रिवीजन के माध्यम से बहुत ही ज़रूरी है भाई, ठीक है। और अपना फीडबैक ज़रूर बताना और अपनी तैयारी को ना निरंतर जारी रखना भाई, ठीक है। एक दिन आपको फतेह जरूर हासिल होगी, ठीक है। अपना ख्याल रखना भाई, स्वस्थ रहना, मस्त रहना। कल मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत।